हेलो नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, काफ़ी लोगों का सवाल आया कि सर रीट प्री के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। तो आप सबको पता है कि जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितनी प्रैक्टिस होगी आप उतने ही अपने क्षेत्र में बहुत आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो साथियों, आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ ला रहा हूँ। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका पीडीएफ डालने के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी रखा है। आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लेके उसको ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर ले। और बहुत अच्छे पिछले पिछले सालों के प्रीवियस पेपर में आपके लिए लाने वाला हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, आप इसको समझिए, इस अपॉर्चुनिटी को जानिए और इससे बहुत सारा फ़ायदा उठाइए। साथियों, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो सवाल है अपन उसको एक एक अच्छे से समझेंगे। यही सवाल बार बार रिपीट होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अपन किस चीज़ के बारे में देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये पेडागोजी का सवाल है। आप सब अब पेडागोजी के सवाल आप सब अच्छे से जानते हैं। जो पहला सवाल है कि खालिस्तान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद करता है। जो मस्तिष्क की जो संरचना है और जो मस्तिष्क के कृत्य मतलब उसके जो कार्य है उसमें विभेद विभेद होता है। उसका क्या फर्क पड़ता है? जैसे अपन मस्तिष्क की जो संरचना है वो अलग है, मस्तिष्क का काम है वो अलग है। इसके इसके परिणाम क्या मिलेंगे अपन को? इसका परिणाम हमको मिलेगा डिसलेक्सिया। इसके परिणाम स्वरूप जो इंसान में होता है वो डिसलेक्सिया हो जाता है। डिसलेक्सिया आप अच्छे से पठन दिक्कत है, आप समझते हैं। डिसलेक्सिया पठन संबंधित परेशानी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। तो इसका आंसर क्या था? डिसलेक्सिया। इसका आंसर क्या था साथियों? डिसलेक्सिया। इसी के साथ हम आगे वाले सवाल में बढ़ते हैं। देखो, अच्छे सवाल बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अच्छे से करेंगे, आप इसको अच्छे से अपॉर्चुनिटी को मानिए। और इसी के साथ अगला जो सवाल है जिसको इंग्लिश में समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। और अगला जो नेक्स्ट सवाल है मैं आपको दिखा दूँ कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू जिन बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू जिसको कहते हैं वो खालिस्तान है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनताग्रस्त। कौन सा बालक? आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, मानसिक न्यूनताग्रस्त मतलब जिसके मानसिक जो जो उसकी मानसिक क्षमता है वो न्यून है। वो कितनी न्यून मतलब कम है, वो ग्रसित है। तो ग्रसित वाले की कितनी हो सकती है बताइए? 70 से ऊपर? इम्पॉसिबल, ऊपर तो होनी ही नहीं है, ऊपर होनी ही नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये तो सीधा गलत। 80 और 100 के बीच? नहीं नहीं। 70 से कम, हाँ कम वाला तो मानसिक है। मानसिक न्यूनता, न्यूनता मतलब जिसमें कम, ऊपर में से कोई नहीं कोई नहीं। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। आप हमेशा परीक्षा में से क्रॉस करके किया करें तो एक जो बाकी बचेगा वो हमेशा आंसर हो जाएगा। जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, 70 से कम। तो वापस देख लो क्या था ये था जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान है उन्हें मानसिक न्यूनताग्रस्त, मतलब मानसिक न्यूनताग्रस्त वालों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है भाई? ये 70 से कम होती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अगला वाला सवाल क्या था? अगला वाला सवाल है कि खालिस्तान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। कौन से बच्चों में? देखो अभी बात करते रुको। देखो बात करते हैं। आप सबको पता है किन बच्चों में, एक सेकेंड, किन बच्चों में अमूर्तमान, अमूर्त और मूर्त क्या होता है? देखो, मूर्त का मतलब था मूर्ति। मूर्ति मतलब जो सामने दिखता है वो होता है मूर्त, और जो सामने नहीं दिखता है वो होता है अमूर्त। आप सब अच्छे से जानते हैं। अमूर्त मतलब मूर्त का उल्टा, मतलब जो सामने नहीं दिखता है वो अमूर्त। भाई देखो, ऐसा बच्चा कौन सा होगा जिसको सामने नहीं दिखता वो भी उसके दिमाग में आता है? इसका मतलब वो टैलेंटेड बच्चा है। वो कैसा बच्चा है? टैलेंटेड। वो कमजोर तो नहीं है, ठीक है ना? तो वो कमजोर तो नहीं हो सकता, जो सामने ही नहीं है फिर भी वो कल्पना कर पा रहा है। जिसकी कल्पना शक्ति इतनी अच्छी है तो वो तो प्रतिभाशाली बालक ही होगा। आप सब अच्छे जानते हैं। तो फिर सवाल को अच्छे से पढ़ो दो बार। ऐसे बच्चे जो अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, नहीं नहीं है, योग्यता होती है। तो ऐसे कौन से बच्चे जिसमें अमूर्त चीजों का भी सोचने की, कल्पना करने की शक्ति होती है? पिछड़े हुए? नहीं भाई। मानसिक रूप से पिछड़े? बिल्कुल भी नहीं। इनमें से कोई नहीं, नहीं प्रतिभाशाली। यस, समझ रहे हो ना? तो ये इसका आंसर था। आप अच्छे से जान पा रहे हो। तो क्या आंसर था इसका? प्रतिभाशाली। क्या आंसर था? प्रतिभाशाली। आ गया ना समझ में? तो अब अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल क्या है? तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। देखो ये आपने पढ़ा होगा, यदि किसी ने साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो उसको पता होगा। जो तनाव है, टेंशन, उसको कम कैसे किया जाए? समस्या समाधान विधि? नहीं भाई, समस्या का समाधान करने से टेंशन खत्म नहीं होती। ये एक अलग विधि है। समस्या समाधान विधि का तनाव से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत विधि का कोई तनाव से लेना देना नहीं है। इनमें से कोई नहीं वाला हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भाई? तो इसका
लगभग आप ये देखिए कि तो बी इसका आंसर है। मैंने आपको यही बता दिया था कि रक्षात्मक युक्ति जो है ये इसका आंसर है। आप सबने अभी तक गैस किया होगा, तो जो रक्षात्मक युक्ति है यही इसका आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिसने बताया, जिसने नहीं बताया कोई बात नहीं, अच्छे से नेक्स्ट तैयारी करो, ठीक है ना। तो इसी के साथ अगला सवाल अपन करते हैं, सवाल नंबर 5। ये आपके सामने है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, हर सवाल को दो दो बार पढ़ा करो। आप सवाल से डरो मत, कितने बड़े सवाल है उससे कोई लेना देना नहीं। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या, वेरी गुड। यहाँ एक चीज़ है जो आपको बहुत गौर करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको दिखती नहीं, नहीं, ये नहीं का पूछ रहा है, मतलब इसका उल्टा है। क्या उल्टा है? सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। इनमें से कौन सी समस्या जो वंचित की नहीं है? देखो कौन सी समस्या हो सकती है, कौन सी समस्या हो सकती है। यहाँ पे है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्रेरणा का अभाव ये सामाजिक रूप से वंचित के लिए नहीं है। सृजनशील को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, ये सृजनशील को पोषित होने का अवसर नहीं मिलना, ये सामाजिक से रहने के लिए नहीं है। ये अलग है। देखो, ये दिक्कत है, ये समस्याएं है, लेकिन सामाजिक रूप से वंचित वाले के लिए नहीं है, ठीक है ना। सीखने के लिए ये तो उसकी मानसिक पागल है साला। और सृजनशीलता को पोषित कर अवसर नहीं है, तो इसमें सृजनशील बालक के लिए बात की गई है, सामाजिक रूप से वाले नहीं। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं है। उसका आंसर कौन सा बन रहा है? रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। भाई ये तो होना चाहिए, समाज की बात है। विद्यालय में पक्षतापूर्ण, बिल्कुल भी नहीं, पक्षतापूर्ण आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ अच्छे से देख पा रहे हैं कि जो आंसर है वो क्या बन रहा है? सी। वो आंसर क्या बन रहा है? सी। क्योंकि रहने के लिए स्वस्थ परिवेश ये समाज से संबंधित है, और ये सामाजिक रूप से वंचित के लिए समस्या नहीं है। तो ये अच्छी बात है, समस्या नहीं है, ये क्या है? अच्छी बात है, इसलिए ये आंसर होगा। और अगला सवाल हम 6ठे नंबर पे आ रहे हैं। जो सवाल है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। देखो भाई, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? स्वतंत्र चर है क्या? विद्यार्थी अपने आप से पढ़ता है क्या? नहीं, उसको शिक्षक पढ़ाता है। इसका मतलब वो स्वतंत्र चर नहीं है। मध्यस्थ चर है क्या? मध्यस्थ चर तो किताबें हैं। किसके माध्यम से पढ़ते हैं? विद्यार्थी के माध्यम से पढ़ते हैं? नहीं, किसके माध्यम से पढ़ते हैं? किताब के माध्यम से। तो मध्यस्थता क्या होगी? किताब हो जाएगी। तो ये भी नहीं है, इनमें से वाला नहीं है। स्वतंत्र नहीं है। आश्रय, आश्रित चर, मतलब जिस पे आश्रित है। किस पे आश्रित है? आश्रित है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी पे आश्रित है। अभी वो पढ़ेगा ही नहीं तो किस पे काम करेंगे? आप समझ रहे हो ना। तो इसका आंसर क्या होगा? आश्रित चर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो, मजाक नहीं करना। और इनमें से अगला जो 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल में है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ये इसमें मूल्यांकन का प्रकार नहीं। आप देखो, अपन क्या गलती करते हैं? नहीं पढ़ते हैं। और दूसरा क्या करते हैं? प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हैं। प्रश्न को हमेशा 2 बार पढ़ना चाहिए। कितनी बार? 2 बार। तो ठीक है, वापस से पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार, किसका प्रकार नहीं है? मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। प्रकार है नहीं, प्रकार नहीं है, ठीक है ना। तो अपने को ये वाला बात याद रखना है। तो सवाल को जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से अपन समझ पाएंगे। आप सबको पता है, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। तो ये तो होते ही है। तो जो ये समेटिव वाला योगात्मक, फॉर्मेटिव वाला निर्माणात्मक, और सीसीई करिकुलम, ठीक है। सीसीई तो होता ही है, और उसके जो नहीं है वो बचा है मानक। क्या है? मानक। मानक किसी प्रकार से मानक तय नहीं कर सकते बच्चे का अपन पहले से, ठीक है ना। तो मानक अलग चीज़ है। मूल्यांकन का प्रकार क्या है? निर्माणात्मक, योगात्मक और सीसीई। ये एक बहुत अच्छी मूल्यांकन के लिए बनाया गया, तो उसके प्रकार ये है। इसमें मानक इसका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानक। तो अगला जो 8 नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल में हम बात करेंगे कि ये जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसका नाम भी याद रखना भाई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो एनसीएफ है 2005, ये किस पे बल देता है? ठीक है ना, अपन को देखना रटने पे। यार आप बताओ, रटने वाला कौन प्रमोट करेगा? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। समस्या हल करने पे ये हो सकता है, उपरोक्त सभी पे नहीं, उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता, रटने वाला नहीं है। तो भाई 8वीं का क्या हो सकता है? 8वीं का करके सीखने पे। जितना बच्चा खुद करेगा वो उतना अच्छे से सीखेगा, जितना बच्चा खुद करेगा वो उतना अच्छे से सीखेगा, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात है। आपको ये पता होना चाहिए। देखो, अपन क्या करते हैं? साइकोलॉजी के सवाल को रटते हैं, रटना नहीं है, साइकोलॉजी को समझना है। देखो, एनसीएफ 2005 में सिखाया गया था कि कोई भी बच्चा है उसको खुद से करके सीखना है। क्या करना है? खुद से, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है ना। करके सीखो, करके सीखो। कोई भी काम प्रैक्टिकल सीखते हैं तो अपन जल्दी समझ में आते हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है। और अगला सवाल चलते हैं अपन। अगले सवाल में क्या है? अगले सवाल में क्या है कि जो कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं? मूल्यांकन के त्रिकोण है, 3 कोने बनाए गए थे जो शायद ब्लूम ने दिए थे। मूल्यांकन का जो त्रिकोण है उसका भाग नहीं है। मैंने फिर से आपको कहा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इसमें नहीं वाला अपन भूल जाते हैं। तो मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य। भाई उद्देश्य है तभी तो अपन शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चले। बिना उद्देश्य कोई काम होता है क्या? नहीं। मूल्यांकन है, मूल्यांकन तो है,
ठीक है ना। शिक्षण अनुभव अपने पास पहले नहीं है, अधिगम अनुभव है। अधिगम का मतलब होता है अब अनुभव के द्वारा अभ्यास में व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये होता है अधिगम। तो अधिगम का अनुभव तो अपने पास है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर माना गया था वो इसका आंसर ये माना गया था कि जो मूल्यांकन का त्रिकोण है, 3 जो कोने हैं जिन पे ये टिका हुआ है, तो उसमें जो नहीं है वो ये है, शिक्षण अनुभव उसमें शामिल नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है इसमें शामिल क्या होते हैं। एक तो होता है शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव। ये 3 कोने हैं, एक त्रिभुज के जैसा है मूल्यांकन, जिसके 3 कोने ये थे। और अगला सवाल अपन चलते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में अपन को क्या ध्यान रखना, क्रियात्मक अनुसंधान। कौन सा अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। एक सेकेंड, जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसके बारे में अपन देखेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका जो महत्व है के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही। देखो ज्यादातर नहीं वाले पूछे जाते थे, देखो नहीं है नहीं है ऐसा ही पूछते थे। तो अभी आप देखो क्रियात्मक अनुसंधान के जो महत्व है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। अपन को सही नहीं वाला बताना मतलब गलत वाला बताना है, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो अपन को ये गलत वाला बताना है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, ये तो सही है। जो उपभोग करेगा वही उसका, देखो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आपने सुना ही होगा। तो जिसको आवश्यकता है, जो उपभोक्ता है वही अनुसंधान करेगा, ठीक है ना। तो ये होता है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है भाई, होता है क्रियात्मक अनुसंधान में समस्याओं का जो हल है वो शीघ्रता से प्राप्त होता है। और तीसरी बात क्या, इनमें से कोई अभी कहाँ, समस्याओं का हल अभ्यास में ले जाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। गलत बात, मूल्यांकन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, इसका आंसर हुआ सी। इसका आंसर क्या हुआ, सी। अब ये देख सकते हैं बहुत बड़ा जो आंसर होता है दरअसल वही आंसर माना जाता है। तो इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है ना। अब अगले सवाल में चलते हैं, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको अच्छे से जानना है, पिछले सालों के पेपर है, आपको बहुत अच्छे से रट लेना है ये। RTE राइट टू एजुकेशन क्या है, राइट टू एजुकेशन, क्या, राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना। आपको समझ में आया ना। तो ये राइट टू एजुकेशन है जो 2009 का, कौन सा, 2009 का। ये इसमें क्या कहा गया था इसके बारे में पूछ रहे हैं अपन को, ठीक है ना, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो अपन देख लेते हैं इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं ये सवाल इस बार भी आया था और आपको वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। मैं आपको बता दूं ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा सवाल अपन को ध्यान रखना, इसमें विशेषकर आपको क्या ध्यान रखना वो देखो। RT एक्ट में अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य, मतलब एक शिक्षक को प्रति सप्ताह कितना कार्य करना है, कितने घंटे कार्य करना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है 45 घंटे। कितना घंटे, 45 घंटे। ध्यान रखना है ये अनुसूची में लिखा हुआ है, RT की जो अनुसूची है उसमें लिखा हुआ है छात्र शिक्षक अनुपात और कितने घंटे काम करना है। और अगला सवाल 12 नंबर, 12 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर सवाल में क्या है, 12 नंबर सवाल में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कितने उम्र में, कितने साल की आयु पर तर्क, बालक तर्क करना सीख जाए, जिज्ञासा उसके मन में आए और निरीक्षण कर सकता है। ऐसा कितने साल में होता है, 7 साल में नहीं, 11 साल में, इतना बड़ा नहीं, 6 साल में। देखो आप देखो ये इसका जो आंसर है वो सही 9 साल है। कितना साल है, 9 साल है। एक सेकेंड, शायद मैं गलत बता रहा हूँ। हाँ इसका 9 साल नहीं है, इसका 11 साल है, सॉरी इसका 11 साल है। इसका जो आंसर है वो 11 साल है, सी, सॉरी बी। इसका जो आंसर है 11 साल है। 11 साल की उम्र में बड़ा जब हो जाएगा तब वो तर्क करना सीख जाता है। अभी 13वां नंबर सवाल है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, मतलब जहाँ पे शारीरिक विकास होता है वो कौन सा क्षेत्र है बताइए आप। इसका जो आंसर इन्होंने माना है स्नायु मंडल है, मांसपेशियों के प्रति शारीरिक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो गले में जो ग्लैंड है वो, तो ये है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बिल्कुल बिल्कुल ये इसका डी आंसर होगा, आप सबको पता है इसका क्या आंसर होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। अब आगे वाले सवाल पे चलते हैं, आगे वाले सवाल पे चलो। 14 नंबर सवाल, वातावरण का वह बाहरी कारक, किसका, वातावरण का वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऐसा देखो ये सवाल, ये परिभाषा पूछ ली है, आपको पता है इंपॉर्टेंट परिभाषा। वातावरण क्या है, वातावरण की परिभाषा, किसकी परिभाषा है, वातावरण की। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। भाई सीधी बात है, जैसा वातावरण होगा वैसे हम प्रभावित होंगे। तो ये किसने कहा था, ये कहा था रोस ने, उसको आया था जोश, रोस को आया था जोश, उसने कर दी परिभाषा, कहा कि तुमको मैं प्रभावित कर दूंगा भाई। तो इसलिए वातावरण बाहरी शक्ति है वो हमको प्रभावित करती है, क्या करती है, प्रभावित। अगला जो सवाल है 15 नंबर, 15 नंबर सवाल का आपको बताओ,
15 नंबर सवाल का बताओ। 15 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है यहाँ पे? 15 नंबर सवाल में पूछा है कि अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक ने क्या सिद्धांत बताया था अधिगम अंतरण के बारे में? तो यहाँ पे समानता सिद्धांत है क्या? नहीं। औपचारिक नियमों का सिद्धांत है क्या? नहीं। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत बताया था इसने? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। वेरी गुड, इन्होंने अनुरूप तत्वों का सिद्धांत बताया था। अब अगला सवाल 16 नंबर जो सवाल है इनमें क्या पूछा है? इंपॉर्टेंट सवाल है 16 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? आप फिर से ध्यान से पढ़िए, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अपन को ध्यान रखना है कि जो वंशानुक्रम के नियम है उसको अलग कर लेने हैं, जो वंशानुक्रम के नियम नहीं है उसको अलग कर देना है। देखो वंशानुक्रम कौन सा, मतलब वंशानुक्रम से कौन सा प्राप्त? समानता बिल्कुल वंशानुक्रम से आती है, भिन्नता वंशानुक्रम से आती है। भाई जैसे उसके माँ बाप होंगे उसकी भिन्नता भी वैसी होगी, समानता वैसी होगी, प्रत्यागमन भी वैसा ही होगा। पर अभिप्रेरणा मोटिवेशन वो इंसान के अंदर आती है, वो उसको वातावरण से मिलती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो ये अभिप्रेरणा है ये वंशानुगत नहीं है, ठीक है ना, ये वातावरण से मिलती है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो सवाल है 17 नंबर, इस पे ध्यान करो। जो 17 नंबर वाला है इस पे फोकस करो। 17 नंबर वाले का आंसर क्या बताओ भाई? 17 नंबर वाले का आंसर, किस वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो चुकी होती है? भाई कौन सी उम्र में? अपने भी बच्चे बालक अपने घरों के आसपास खेलते रहते हैं, अपन भी देखते हैं अपने घरों में भी बच्चे होते हैं। तो वो किस अवस्था तक ऐसे श्रवण इंद्रिया, वो सुनना और देखना पूर्ण रूप से विकसित हो चुके होते हैं? बताओ। ये अपन जितना प्रैक्टिकल पढ़ेंगे ना ये अपने को उतना फायदा देगा, अपन जितना प्रैक्टिकल पढ़ेंगे ना वो अपने को उतना फायदा देगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 8 से 9 वर्ष तक ये पूर्ण रूप से विकसित है, ठीक है। पूर्ण विकसित पूछा, ध्यान रखना आपको, पूर्ण विकसित 8 से 9 वर्ष की उम्र तक होता है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो सवाल है 18 नंबर सवाल में पहुंचते हैं। कौन से नंबर सवाल में? 18 नंबर। 18 नंबर सवाल क्या है? ध्यान रखो। 18 नंबर जो सवाल है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की प्रवृत्ति, नई खोज करने की और घूमने की, कौन सी प्रवृत्ति भाई? कौन सी प्रवृत्ति? किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की प्रवृत्ति और घूमने की प्रवृत्ति? घूमते कौन से बच्चे? घूमते कौन से बच्चे? आपको पता है ना भाई। तो घूमते कौन से बच्चे? शिशु तो घूमते नहीं, शिशु नहीं घूमते। किशोर अवस्था एटीट्यूड, ठीक है ना, ये घूमेंगे नहीं कभी। प्रौढ़ावस्था बुढ़े। उत्तर बाल्यावस्था जोश, बच्चे घूमते रहते हैं गलियों में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है ना भाई। तो उसमें जोश होता है वो घूमते रहते हैं। किशोर अवस्था एटीट्यूड, बेइज्जती हो जाएगी इसलिए घूमते नहीं, ठीक है ना। तो फिर अगला सवाल कौन सा है? 19 नंबर। अगला सवाल कौन सा है? 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में क्या है? वो एक तो भूख ये खुद से लगेगी, अर्जित नहीं है। विश्राम ये खुद से हो जाएगी, अर्जित नहीं है, ये जैविक है। तो पुरस्कार ये अर्जित किया जाता है। रुचि ये अर्जित होती है, अपन को ये रुचि है, अब मेरी ये रुचि बन गई, अब मेरे फुटबॉल में रुचि, ऐसा रुचि बदलती रहती है। और इसलिए ये अर्जित है, ये भी अर्जित है, इसलिए दोनों सवाल राइट माने गए थे, आप दोनों आंसर से राइट माने गए थे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। और अगला जो सवाल है उसमें अपन देख रहे हैं कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है कि किस रूप द्वारा, किसके द्वारा अभिप्रेरणा वर्णित होती है? बताओ भाई। अभिप्रेरणा वर्णित होती है किससे? भावात्मक जागृति द्वारा। किसके द्वारा? भावात्मक जागृति द्वारा, ठीक है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है, भाव है अभिप्रेरणा। और अगला सवाल है 21 नंबर। 21 नंबर सवाल का आंसर क्या है बताओ? 21 नंबर सवाल, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का खालिस्तान पहलू। कौन सा पहलू? चिंतन कौन सा पहलू? ज्ञानात्मक पहलू है, भावात्मक पहलू है, क्रियात्मक पहलू है? चिंतन क्या है बताओ? भाव है क्या चिंतन? नहीं भाई। क्रिया है क्या चिंतन? नहीं, क्रिया नहीं है। क्या है? ज्ञान है, ज्ञान दिमाग का, ठीक है। तो दिमाग में चिंतन होता है तो ज्ञानात्मक है, ठीक है। और अगला जो सवाल है वो क्या है? अगला सवाल 22 नंबर, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेतों से क्या सीख सकते हैं? संकेतों से क्या सीख सकते हैं बताओ? मनोविज्ञान सीख सकते हैं? नहीं। वातावरण सीख सकते हैं? नहीं। मनोदैहिक सीख सकते हैं? नहीं। क्या सीख सकते हैं? पारंपरिक अनुकूलन। क्या सीख सकते हैं? पारंपरिक अनुकूलन, ट्रेडिशनल एकोमोडेशन, ठीक है, ध्यान रखना। और अगला जो सवाल है 23 नंबर। 23 नंबर सवाल में क्या है? 23 नंबर सवाल में बताओ। 23 नंबर सवाल में है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं किसमें? बुद्धि में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में। किसमें पाए जाते हैं भाई? किसमें पाए जाते हैं? 23 नंबर सवाल का सभी में पाए जाते हैं। बुद्धि स्तर में भी कोई कमजोर होता है, कोई होशियार। अभिवृत्ति, किसकी अभिवृत्ति अलग है, किसी की अलग है। गतिवाही योग्यता, किसी की योग्यता अलग है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। तो सभी में पाया जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी, ठीक है ना। 24 नंबर सवाल में चलो। 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल क्या है?
24 नंबर सवाल देखो, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है तब जाके चिंतन शुरू होगा? बताओ क्या आवश्यक है चिंतन के लिए? पूर्वानुभव? नहीं भाई। भाषा? चिंतन तो दिमाग में होता है। तर्क? नहीं, बताना नहीं किसी को, चिंतन दिमाग में ही होता है, तो बाहर बोलने के लिए तर्क की जरूरत नहीं। चिंतन कब होगा? जब अपने पास समस्या होगी, भाई इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, क्यों आई ये दिक्कत, समस्या क्यों हुई है, तो अपन के पास जब भी समस्या होगी तब अपन चिंतन करना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो जब समस्या होगी तब अपन चिंतन करना शुरू करेंगे। अब देखो अगला जो 25 नंबर सवाल है, 25-30 सवाल है टोटल, आप देखिए आराम से। जो 25 नंबर सवाल है वो क्या है? बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। भाई बुद्धि लब्धि आईक्यू वाला संप्रत्यय किसने दिया? आईक्यू चीज किसने दी? आईक्यू नाम का जो दिया है वो किसने दिया? आपको बताओ, किसी को आता है क्या? आईक्यू वाला दिया था टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन ने। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। और अगला जो सवाल है वो क्या है? अगला जो सवाल 26 नंबर, वो सवाल क्या है? बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया कहा जा सकता है। बाह्य आभास के आधार पर, बाहर से अपन जो देखते हैं उसमें अपन को क्या लगता है व्यक्तित्व क्या हो सकता है? व्यक्तित्व क्या चीज़ है? बताओ भाई, किसी को आता है क्या? जिसको जो भी आंसर लगता है वो अपना अपना कमेंट करो। बाह्य जो है उसके अनुसार आपको क्या लगता है? इसका होगा गहन दृष्टिकोण? नहीं। मानकीय दृष्टिकोण? नहीं। प्रेक्षणात्मक? नहीं। क्यों भाई नहीं? क्यों? क्योंकि बाहर से जो देखेंगे अपन को सतह ही दिख रही है, बाहर से अपन को सतही दृष्टिकोण ही लगेगा, अपन पूरा गहन अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बाह्य दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो इसलिए अपन को सतही दृष्टिकोण लगेगा। समझ में आएगा? इसलिए अब आगे चलो, अगला जो सवाल है 27 नंबर, ठीक है ना, अब बहुत पास पहुंच गए। 27 नंबर जो सवाल है वो क्या है? निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? नहीं है, नहीं है, क्या पूछा? नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, नहीं वाला कौन सा है? पिछड़ेपन का कारण नहीं है। कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं? सामान्य बुद्धि का अभाव, ये तो है, ये तो है। शारीरिक दोष है, विशिष्ट पिछड़ापन है, स्वस्थ वातावरण। भाई स्वस्थ वातावरण में कोई कैसे पिछड़ सकता है? बताओ, आप सोचो, स्वस्थ वातावरण में कोई पिछड़ा है अभी तक? कोई नहीं पिछड़ेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, ध्यान रखना। जो 28 नंबर सवाल है, 28 नंबर सवाल क्या है? ध्यान रखो, 28 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट, अच्छा है। 28 नंबर सवाल था व्यक्तित्व का पहला कारक, पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया था? बताओ, किसी को पता है क्या? ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल एक दो आपको बाकी भीड़ से अलग कर देगा, ध्यान कर लेना। इसका जो आंसर वो हिपोक्रेटस है। हिपोक्रेटस ने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किया था। कौन सा? प्रकारात्मक वर्गीकरण किया था किसने? हिपोक्रेटस ने, ध्यान रखना।